हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में हम जहाँ छोड़कर गए थे वहीं से थोड़ी सी चर्चा को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा हमने एनिमल हस्बेंड्री लास्ट टॉपिक पढ़ा था। थोड़ी सी बात मुझे उसकी बतानी है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है पेंडिंग। ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री में भी बेटा मैं आपको ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा था। मैंने कहा था ये वाला पोर्शन अलग समझ लो, बाकी बातें अलग कर लेंगे। एनिमल हस्बेंड्री का दूसरा नाम क्या है? कल बताया था मैंने, लाइव स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं। बेटा फार्मर्स फार्मिंग के साथ साथ कंबाइन कर लेते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग को, ताकि अपने घर अपनी फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट कर सके, सपोर्ट कर सके। लाइव स्टॉक फार्मिंग में बेटा बहुत सारे कैटल्स आ रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि पोल्ट्री की बात है, जैसे कि बफलोस की बात है, काउस की बात है, शिप्स की बात है, और भी बहुत सारे एनिमल आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा शेयर पोल्ट्री का है, 61% टोटल लाइव स्टॉक में। 22% बफलोस का है। मैंने कहा था कल ये दोनों स्टैट याद रखना। ठीक है जी। 2019 का एक और स्टैट अवेलेबल है कि कितने मिलियन कैटल है। कितने मिलियन है? 303 मिलियन होंगे, जिसमें से 110 मिलियन बफलोस है। ठीक है जी। टोटल 303 मिलियन कैटल है, जिसमें से 110 मिलियन बफलोस है। ये स्टैट याद रखना है। ठीक है जी। बाकी सारी बातें ऑपरेशन फ्लड की हैं, वो मैं एडवांस कर चुका हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक फिशरीज पढ़ेंगे जी। स्टार्ट करना फटाफट से। ठीक है जी। इतना बड़ा खत्म कर दो बस ये। एक आध लाइन और है पढ़कर। चलो जी, फिशरीज की बात करती हैं। बाबू स्टार्ट ऐसे करेंगे हम इसमें कि प्रिंसिपल स्टेट कौन कौन सी हैं जो फिश प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ओब्वियसली जो कोस्टल लाइन पर स्टेट है बेटा, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है ना जी। वेस्ट बंगाल की बात कर लो आप, आंध्र प्रदेश की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, गुजरात महाराष्ट्र की बात कर लो। ये प्रिंसिपल स्टेट है जो फिश प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एज वेल एज टोटल फिश प्रोडक्शन का जो शेयर है जीडीपी में, वो लगभग 1% कह सकते हो, 0.9% है। लगभग 1% मैंने बोल दिया। ठीक है जी। बेटा इनलैंड सोर्सेस हो या मरीन सोर्सेस हो, ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिश प्रोडक्शन में। जिनको अगर हम बिल्कुल कंबाइन कर लें तो बेटा फिशिंग कम्युनिटी इनको बोलती है मदर और प्रोवाइडर। और बोलने का लॉजिक भी है। बेटा माँ का काम क्या है? माँ तो भोजन देती है ना भैया हमें। तो भैया फिशिंग कम्युनिटी को इनलैंड सोर्सेस और मरीन सोर्सेस दोनों ही भोजन दे रहे हैं। उनके लिए तो यही खाना है, क्योंकि वो जो जितनी भी फिशिंग करते हैं सब बेचते हैं और उससे ही कमाते हैं, उसी से ही खाना खाते हैं वो। तो फिशिंग कम्युनिटी के लिए मदर या प्रोवाइडर के बराबर है। इनलैंड सोर्सेस और मरीन सोर्सेस का फर्क तो समझते हो ना। इनलैंड सोर्सेस क्या है बेटा? रिवर, पोन्ड, लेक्स, यही है बेटा।
और अगर मैं मरीन सोर्सेस की बात करूं तो बेटा हाई सीज और ओशंस की बात आती है मरीन में। टोटल फिश प्रोडक्शन में इनलैंड सोर्सेस का शेयर है बेटा 65%, मरीन का है 35%। ऑल्दो वैसे बहुत ज्यादा वुमेन एंगेज नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन फिशिंग में नहीं है, पर बेटा बोला गया जितना भी एक्सपोर्ट मार्केटिंग होती है उसमें 60% वुमेन करती है, जितनी भी इंटरनल मार्केटिंग होती है उसमें 40% वुमेन का पार्टिसिपेशन है। ये दो तीन स्टैटर जो याद रखने हैं आपको, ठीक है ना जी। एक इनलैंड और मरीन सोर्सेस का शेयर 65 और 35, और एक बेटा वुमेन का एक्सपोर्ट मार्केटिंग में शेयर और इंटरनल मार्केटिंग में 60 और 40। ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट वन, हॉर्टिकल्चर। पढ़ना फटाफट से। पढ़ जाए आगे। यहीं सही है। ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात, इसे कंप्लीट करो यहाँ तक। कितना डन है बाबू। अब हॉर्टिकल्चर में ना शुरू में ना बहुत अजीब अजीब से वर्ड आए होंगे तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। सिंपल सी बात लिखना, हॉर्टि हॉर्टिकल्चर इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड मेनी अदर्स। बस बहुत है कहानी। फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर तो हमेशा याद रह सकता है, एंड मेनी अदर्स, खत्म कहानी। दूसरी बात एक स्टैट की लिखना, कितना शेयर है हॉर्टिकल्चर का इंडिया की जीडीपी में। 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट और 6% ऑफ इंडिया जीडीपी, दोनों बातें ही सही है। ठीक है ना बेटा, टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहा है हॉर्टिकल्चर, और 6% इंडिया की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। कोई दिक्कत तो नहीं। इंडिया वैसे तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? चाइना। ये सरप्राइज है, हमें लगता है फ्रूट वेजिटेबल में वो पीछे है, भाई वो फर्स्ट लार्जेस्ट है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में, लेकिन कुछ चीजों में इंडिया लीड कर रहा है। जैसे कि आपने नाम पढ़ा ही होगा, मैंगोज, कैश्यू नट्स, बनानास, ठीक है जी, और कोकोनट एंड स्पाइसेस, इंडिया इन इन चीजों में वर्ल्ड लीडर है। इसके अलावा बेटा जब फ्रूट्स वेजिटेबल का प्रोडक्शन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, उसको एक टर्म दी गई है, उसको एक नाम दिया गया गोल्डन रेवोल्यूशन। इसका टाइम पीरियड 1991 के बाद माना गया, शायद 2012 तक माना गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बस इतनी सी बात है हॉर्टिकल्चर की। बाबू इन तीनों में से मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर पेपर में आना चाहिए, या तो एनिमल हस्बेंड्री पे कुछ आएगा, या फिशरीज पे, या हॉर्टिकल्चर पे, तो इसको थोड़ा सा संभाल के निकाल लो, इसे याद कर अच्छे से।
ठीक है जी। ऑल्दो मैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट बनाने में लगा हूँ, एक सीरीज बनाने में लगा हुआ हूँ, डाल दूंगा, बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगा सारी की सारी। ठीक है जी। अब मैंने एक दो डाल दिए, आपको पता लगेगा, आपने देख ही लिया। ठीक है जी, जो मेरा गैस है बाकी देख लेते हैं बेटा। अभी मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा अच्छा मैं बता दूंगा खुद ही आपको। ठीक है जी, सामने देखना बेटा। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, क्या है मेन इनपुट ऑर्गेनिक फार्मिंग के? एनिमल मैन्योर और कंपोस्ट बेटा मेन इनपुट हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्करेज करती है तीन चीजों के इस्तेमाल को, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो कहते हैं इन चीजों का इस्तेमाल खत्म होना चाहिए, एनिमल मैन्योर और कंपोस्ट को यूज करते रहो। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है जी, खुद ही बता देता हूँ मैं। सबसे पहला एडवांटेज, मतलब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है शायद, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। बेटा कहाँ हम केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड खरीदते हैं इतने महंगे? कहाँ एनिमल मैन्योर और कंपोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पूरे इंडिया में? बहुत ही इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, बहुत ही सस्ती, ऑलमोस्ट कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। क्लियर है बात? फिर बेटा एक और हेडिंग है, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। इस चीज के बारे में तो जितना ज्ञान दे दो उतना थोड़ा। बेटा पुराने जमाने में लोग जो फूड खाया करते थे कितना टेस्टी होता था, आज तो हमारे मदर फादर भी बोल देते हैं, मेरे तो मम्मी पापा अक्सर बोल देते हैं कि यार सब्जियों में कोई टेस्ट ही नहीं है, दालों में कोई टेस्ट नहीं है। मेरे फादर बोलते हैं इतनी दालें स्वाद होती थी कि तुम सोच भी नहीं सकते, कोई टेस्ट नहीं रह गया किसी चीज में। क्यों भाई? ऑर्गेनिकली ग्रोन नहीं हो रही ना। सिर्फ भाई हेल्थ की वैल्यू नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बहुत टेस्टी फूड हुआ करता था। और आज भी भाई साहब कहीं से कुछ देसी सामान, ऑर्गेनिक सामान मिल जाए, मेरे पिताजी ले आते हैं या बोलते हैं भाई आज देसी लौकी मिल गई, आज टेस्ट देखना कितना होगा इसमें। ठीक है ना बेटा, एक्चुअली में ये बात है। बोलो के, समझ में आ रही है बात? बेटा तीसरी बात, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। बेटा अब एक बात है, अगर आप केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करते रहते हो तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ये ग्राउंड वाटर में पहुंचता चला जाता है, सॉइल में आ गया, सॉइल से ग्राउंड वाटर में पहुंच गया, कहीं ना कहीं बेटा नाइट्रेट कंटेंट बढ़ता चला जाता है वाटर का। आफ्टर ऑल इनको कंज्यूम तो हम नहीं कर रहे हैं इस पानी को, तो भैया एनवायरमेंट के लिए भी नुकसान, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसान। चौथी बात, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। एनिमल मैन्योर, कंपोस्ट का यूज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी पूरी जिंदगी एज इट इज बनी रहती है। केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे, क्या होगा बेटा? सॉइल फर्टिलिटी खो देगा कुछ टाइम के बाद, फिर परमानेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी लैंड के ऊपर। ठीक है ना जी? और बेटा फिफ्थ हेडिंग इज डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो केमिकल, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है और इंसेक्टिसाइड है, बनते पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही है, बनते पेट्रोल से ही है। अब भैया पेट्रोल सबको पता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यू तो नहीं होगा कभी। तो भैया अगर एनिमल मैन्योर, कंपोस्ट का यूज करोगे, ये तो पूरी जिंदगी मिल जाएगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है जी? पांच पांच फायदे बता दिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के, नोट्स में भी लिखे हुए हैं पांचों। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। अभी आपका काम सिर्फ यही है, मैं चाहूँ तो फास्ट ईयर क्वेश्चन तुरंत शुरू करा सकता हूँ, पर भैया बिना पढ़े बिना समझे सीधा मेरे मेरे को भगाना नहीं है ना। आप एक बार चैप्टर पढ़कर खत्म कर दो, अच्छे से देख लो क्या क्या टॉपिक है, कल फास्ट ईयर शुरू होंगे तो आपका पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही, बाय बाय।